नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले आपको सूचना दे करके कि यदि आप एमपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी में इसकी टेस्ट सीरीज चालू है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एग्जाम गुरुजी के एमपीपीएससी के नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, आप इनको यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना है या नीचे दिए गए नंबरों पे आपको कॉल करना है। 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, लाइव है, आप इसको मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है, साथ में एफएलटी भी है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक में आपको सारे के सारे टॉपिक जितने भी सिलेबस में आपके एमपी के दिए गए हैं सब कुछ कवर किए जा रहे हैं। कोई भी एमपी की बुक आपको इसके अलावा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज की शुरुआत आज के विचारों के साथ। और रॉबिन शर्मा, यदि आपने इनकी बुक पढ़ी है तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। और ये ज़्यादातर आपको जो इनकी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको गीता से थोड़ा सा प्रेरित मिलेंगी। इनका कथन है कि आपका आई कैन आपके आईक्यू से कहीं क्या होता है ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये अपने आप जब आप ये अपने आप मन में विचार लाते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से जो आपका मन होता है वो आपका जो बुद्धि पर आपके हावी हो जाता है और आपके अंदर एक प्रेरणा जगती है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास जगता है। जब आत्मबल मजबूत होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उस कार्य को करने के लिए जितनी तेज़ी से प्रेरित होते हैं, हमारे अंदर उसकी रचनात्मकता स्वयं जागृत हो जाती है कि इसे कैसे किया जा सकता है। तो ये बहुत मायने रखता है आई कैन। और क्या कहते हैं, इनका ओबामा जी का डायलॉग भी था बीच में। खैर, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के हम सबसे पहले प्रश्न के साथ। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है आपका एआई से, और काफ़ी खबरों में रहा है एआई से जुड़ा हुआ ये प्रश्न कि एआई हनुमान का प्रक्षेपण क्या कहते हैं किसने किया है। तो एआई जो हनुमान है इसका जो प्रक्षेपण किया गया है ये रिलायंस कंपनी के द्वारा किया गया है, जियो के द्वारा किया गया है। ये एक प्रकार का इसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है ये भारत जीपीटी जो एक पूरा एक समूह है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए और रिलायंस जियो इंफोकॉम है, इनने मिल करके क्या किया है कि यह एक ऐप डेवलप किया है, एआई जीपीटी डेवलप किया है, जो कि हेल्थ सेक्टर हो या आपका शासन का हो, वित्तीय सेवाएं हो, एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों पे जो भारत की एआई टेक्नोलॉजी है इसको आगे बढ़ाने में क्या करेगा, काम करेगा। वहीं पर बात करी जाए हनुमान जो इसका नाम रखा गया है ये 11 भाषाओं में काम करेगा। साथ ही में इसके अलावा ये जो रिलायंस के कुछ विशेष उत्पाद होंगे या उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें भी ये कार्य करेगा। ओपन एआई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक एआई संगठन है जिसका जो क्या कहते हैं पंजीकृत संस्थान है। इसकी ओपन एआई की बात करी जाए तो ये पेपर में आपके पूछा भी जा चुका है कि ओपन एआई क्या है, और हमने उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि माइक्रोसॉफ्ट लगा दिया था, ठीक है। कई बार इसको करंट अफेयर में बताया भी था। ओपन एआई देखिए क्या है कि एक प्रकार का ये एक कंपनी है जो कि एआई का क्या किया है, इसने डेवलप किया है। ये ओपन सोर्स था, अभी भी है। जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, जो सॉफ्टवेयर की फील्ड से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता हो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे उसको रखा जाता है, सभी लोग उसका यूज करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पहले एक कंपनी बनाई गई गैर लाभकारी, जिनका मकसद एक तरह से आप ये देख सकते हो कि ये होता है कि वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उसको जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ज़्यादातर करते हैं कि एक बड़ा प्रोडक्ट जब उन्हें कुछ बड़ा काम करना होता है, फ्यूचर को लेके उनको बहुत बड़ी एक सोच होती है, तो एक अपना एक मॉडल उसको लॉन्च करते हैं, सभी के लिए ओपन फॉर ऑल कर देते हैं, सभी लोग उसको यूज करते हैं, उसमें बग्स आते हैं, फिर वो उसको सुधारते हैं और मल्टीपल सिस्टम पे, मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल मोबाइल्स पे, सभी जगह वो जब चलता है, यूज होता है, जितने ज़्यादा उसका यूजर्स यूज करते हैं तो उनको उतने ही ज़्यादा बग्स मिलते हैं और उसको वो सुधारते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी उसकी उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो ओपन एआई इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है। इसने एआई बेस्ड जो है ये काम करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। 2015 में कुछ जो व्यक्ति थे उन्होंने एक समूह बनाया, फिर इसको शुरू किया। इसमें प्रमुख लोग आपका इल्या हो गई, फिर ग्रेग बाकमैन हो गया, ट्रेवर ब्लैकवेल हो गए, ये सभी लोग थे। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें निवेश किया था और फिर 2023 में इसने क्या किया कि अपना निवेश क्या किया और बढ़ा दिया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2 है, फरवरी 2024 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है ये किसी और को नहीं, शशि थरूर को किया गया है।
और शशि थरूर को आप सभी जानते हैं, अपनी बुक्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, विशेषकर अपनी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये पूर्व में प्रधानमंत्री को भी दिया जा चुका है, तो ये सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और साथ ही में सेवेलियर डेला लीजियन डिओनर जो होता है, इसको जो नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर को ही संक्षिप्त रूप में द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था शशि थरूर का 9 मार्च 1956 में लंदन में हुआ था। वर्तमान में जो सांसद है ये केरल के तिरुवनंतपुरम से हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इनकी, कई बार पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने लेटेस्ट बुक आप यदि पूछे कौन सी है जो चल रही वर्तमान में, तो नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इनकी एक तो बुक ये है। और बी अम्बेडकर पर इन्होंने वह व्यक्ति जिसने भारत के वंचितों को आशा दी, ये है। राइट ऑन नोबेल बुक लिस्ट इन बगदाद, ये बुक इनकी जो है अभी अफगानिस्तान वाले मैटर के बाद इन्होंने लिखी थी। और बाकी की बुक्स इनकी काफ़ी पहले आ चुकी हैं, ये बुक्स लिखते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो मिलन 24 सैन्य अभ्यास जो चल रहा है, इसमें कितने देशों की सेनाएं सम्मिलित हो रही हैं? तो इसमें 51 कंट्रीज जो हैं सम्मिलित हो रही हैं और ये विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। 12वां संस्करण है और 19 से 27 फरवरी तक ये चलेगा। और इसकी जो थीम रखी गई है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग रखी गई है, यानी CCC रखी गई है। 1995 से ये शुरू हुआ था, प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। पहले 4 देश थे, वर्तमान में बात करी जाए तो इसमें लगभग कितने देश हो गए हैं आपके? 51 कंट्रीज। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। एशिया के सबसे बड़े आदिवासी त्योहार मेदाराम जथारा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रधानमंत्री ने भी इसकी शुभकामनाएं दी हैं और काफ़ी इस समय खबरों में बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको हमें इसमें ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, एशिया में आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार 21 से 24 फरवरी तक ये आयोजन चल रहा है, तेलंगाना में किया जाएगा। बात करी जाए मेदाराम जथारा, यह जिसको समक्का सरलम्मा जाथारा भी बोला जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। यह विशेषकर 2 वर्षों के अंतराल में जो तेलंगाना के जो मुलुगु जिले हैं वहाँ पे तंडवाई मंडल में आयोजित किया जाता। 1998 में इसको राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया था। इस समय पे क्या होता है, जो इनके भक्त होते हैं, इनके 2 देवता हैं, एक समक्का और दूसरे सरलम्मा, ठीक है। इनके भजन के बराबर, मतलब इनके अपने भजन के बराबर जो होता है वो गुड़ चढ़ाते हैं। साथ ही में जमपन्ना वागू नदी पे क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आपसे कभी भी पूछा जाए जमपन्ना वागू नदी कहाँ है, तो ये याद रखना है कि गोदावरी की एक सहायक नदी है और इस नदी का जो पानी होता है खून की तरह लाल रंग का है और इसका जो बोला गया है, जो साइंटिफिक रीजंस दिए गए हैं, ये लाल रंग मिट्टी के कारण है और ऐसा कुछ विशेष नहीं। लेकिन जो इसके श्रद्धालु हैं इस पवित्र नदी में डुबकी लगा करके जो अपने उनके देवता हैं उनके बलिदान के रूप में याद करते हैं। विशेषकर ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक अन्याय के खिलाफ एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा, ये दोनों ने एक अन्यायपूर्ण लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसकी याद में बनाया जाता है। और इस दिन, जो त्यौहार के दिन, आदिवासियों के देवी देवता उनसे मिलने आते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहीं और नहीं किया गया, ओडिशा में किया गया है, जहाँ के हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, ये ओडिशा के ही रहने वाले हैं और वहीं पर उन्होंने भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर लोगों को स्किल्ड किया जाएगा। 1200 के लगभग छात्रों की कैपेसिटी यहाँ पर है, इतने लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ किया गया है। साथ ही में जो लोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसमें उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, फिर उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। सुश्री कामताबाई को किस कला के लिए राज्य रूपंकर कला पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। एकमात्र यही खबर है जो कि आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से है। तो इनको जो सम्मानित किया गया ये भील पिथौरा में किया गया। पूरे के पूरे यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिए देते हैं, PDF में ये रहेगी, आप वहाँ पे PDF टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आपको वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहती है। सुश्री कामताबाई को जो पुरस्कार दिया गया है, भोपाल को भील पिथौरा में गातला देव के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार जो देखिए, कला रूपंकर कला पुरस्कार जो होते हैं, व्यक्तित्व को तो ठीक है, ये देव शंकर जटाशंकर जोशी पुरस्कार दिया जाता है। अन्य जो रोशनी श्याम है, इनको हिरण और बच्चे के लिए दिया गया है। झुमुक दास मणिकपुरी हैं, इनको अनटाइटल दिया गया है। सैयर हैदर राजा पुरस्कार दिया गया। अनूप शिवहरे ग्वालियर को भी अनटाइटल में। दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर पुरस्कार दिया गया। बलवंत सिंह भदौरिया को
सिटी स्केप 1 के लिए जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। उमेंद्र वर्मा ग्वालियर को शिव साधना के लिए दिया गया। विष्णु चिंचालकर पुरस्कार। अनुराग जाड़िया को नारायण के लिए श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार दिया गया है। और दिव्या व्यास को, जो इनका गीत अभी बीच में काफ़ी फेमस था, भाई प्रकट कृपाला के लिए इनको रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार दिया गया है। शिखा गोयल इंदौर को राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार दिया गया। वहीं अक्षय साकला देवास को वाई एम सो क्यूरियस के लिए लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी के सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आगे की तरफ हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था जिसमें से शशांक और अमित के आंसर आए थे, बिल्कुल सही आंसर थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोल जनजाति ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल छेड़ा था। 1831 के आसपास इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजी हुकूमत के लिए। और विशेषकर जो इसमें नेतृत्व करता थे उसमें एक आपके बुद्धू भगत थे, दूसरे मदारा महतो थे। ये जो असमानता थी, शोषण हो रहा था और जो अत्याचार हो रहे थे जनजातियों में, उसके विरुद्ध इन्होंने ये एक तरह से विद्रोह किया था। और बाद में इस पूरे समाज के लिए एक क्या बना, एक प्रेरणा का स्रोत बना। और इनको जो 1831 से 1833 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, तो आप सभी के आंसर्स मिले थे, काफ़ी कम लोग आज के आंसर किए थे। आप सभी लोग आंसर जरूर किया करें और बढ़ चढ़ करके इसमें जितने ज़्यादा हो सके फैक्ट्स प्रॉपर हमें लेकर के आने हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस मजबूत हो रहे हैं, आप ऐसा मत सोचा करो कि कुछ नहीं है। और इस विरोध का आपका सिंहभूमि, हजारीबाग, पामू पश्चिमी क्षेत्र पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। किसान भी इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए थे, जुड़े थे। और मुख्य जो कारण था, कोल या मुंडा मुखियों से बड़े पैमाने पर क्या लिया जा रहा था, उनको ज़मीन का ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कारण रहे हैं और इसका आंसर आप सभी का मिल गया है। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर दिया करें। आज का प्रश्न आपका यह है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको एक तो ये बताना मातृ वंदन योजना प्रारंभ कब की गई थी, इसके उद्देश्य क्या है और इसके लाभ, जो मेन लाभ हैं वो आपको बताने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आप अभी जो हाल ही में पीएससी ने पेपर लिए हैं उनमें से कोई भी आप एक पेपर उठा के देख लेना। अब जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं के अंदर जो क्लॉज होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न कई बार बनते हैं, तो हमें उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स यदि पसंद आता है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।